सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 26 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। 29 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। तो स्टार्ट करते हैं। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बनने की प्रक्रिया किस तरह से बना है। देखिए, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट had developed a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like। जब भारत की आज़ादी का टाइम चल रहा था, स्ट्रगल के टाइम के दौरान, तो जो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, उन्होंने जैसे कि भारत में, स्वतंत्र भारत में क्या चीज़ की इमेजिनेशन होनी चाहिए, क्या चीज़ की कल्पना होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, उसके बारे में एक बहुत सारी चीज़ों को तैयार कर लिया था। अंडर द ब्रिटिश, जब वो ब्रिटिश के अंडर में ही थे, भारत ब्रिटेन के अंडर में था, हैड बीन फोर्स टू ओबे रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। तो उन्होंने अपने पूरे जितने भी रूल्स थे जो मान्य थे, उन्हें बनाना शुरू कर दिया था, उसमें अपना योगदान देना शुरू कर दिया था। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ऑथोरिटेरियन rule under the colonial state convinced Indian that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in the government। और एक लंबा अनुभव जो था उस समय के जो शासक थे या जो वहाँ लीडर थे, उनका ये था कि जो ये कॉलोनियल स्टेट था, भारत को जो एक राज्य बनाया हुआ था, उसको हमें आज़ादी दिलानी है, फ्री इंडिया करना है, और वहाँ पर लोकतंत्र आना चाहिए और हर कोई, ठीक है, सभी को समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। सभी के साथ एक ऐसी सरकार आनी चाहिए जो सबकी समान भागीदारी को स्वीकार करे। वट रिमेन टू बी डन दैट वाज टू वर्क आउट द वेज इन विच ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड बी सेटअप इन इंडिया। क्या काम शेष बच जाएगा, किस तरीके से अगर एक लोकतांत्रिक सरकार भारत में स्थापित हो जाएगी। इन इंडिपेंडेंट इंडिया एवरी सिटीजन विल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड ऑल विल हैव इक्वल राइट टू शेयर इन द गवर्नमेंट। तो स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर होंगे और सरकार में उनकी समान भागीदारी होगी। बट फॉर आवर कंट्री विथ सो मैनी वेरिएशन, लेकिन हमारे देश में जहाँ इतनी सारी वेरिएशन है, विभिन्नताएं हैं, दिस वर्क वाज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी वन मैन। ये सभी काम किसी एक व्यक्ति के अंतर्गत नहीं थे, एक व्यक्ति इस पर नियंत्रण नहीं कर सकता था। अबाउट 300 पीपल कंट्रीब्यूटेड टू कंप्लीशन ऑफ दिस वर्क। तो 300 पीपल, ठीक है, लगभग 300 के करीब लोगों ने इस काम को पूरा करने में अपना योगदान दिया। हु वर द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड इन 1946, जो 1926 में जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य बने थे। जो विधानसभा के इन सदस्यों पर, ठीक है, एक क्या थी, एक बड़ी जिम्मेदारी थी। द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, belong to different religions and had distinct cultures। क्योंकि हमारे देश में कई समुदाय थे, ना तो उनकी भाषा एक थी, ना धर्म, और ना ही एक जैसी संस्कृति थी उनकी, ठीक है। वो सब अलग अलग भाषा के लोग थे, अलग संस्कृति के और अलग ही समुदाय के थे। अब आगे देखते हैं। ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, इंडिया वाज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था, उस समय हमारा देश जो था वो क्या, एक भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। ऑल ऑफ दीज इशूज प्लेड ऑन द माइंड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज दे ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व को, अपना जो उनका दायित्व था, उसे निष्ठा से निभाया और उन्होंने दस्तावेज को तैयार करके दिखाया। दे रोज टू द ओकेजन एंड गेव दिस कंट्री ए विजनरी डॉक्यूमेंट दैट रिफ्लेक्ट रेस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी वाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी।
और जो उन्होंने दस्तावेज बनाकर दिखाया जिसमें राष्ट्रीय एकता के साथ साथ उन्होंने विविधता के प्रति, ठीक है, डाइवर्सिटी के प्रति भी क्या दिखाया, गहरा सम्मान दिखाया। मेन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब बताने हमें संविधान के मुख्य लक्षण, ठीक है, पढ़ने हमें, मैं बताती हूँ। देखिए, फेडरलिज्म क्या होता है, संघवाद। इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल टू गवर्न द कंट्री। इसका मतलब है देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकार का होना। इन आवर कंट्री गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल, हमारे देश में सरकार 3 स्तर पर कार्य करती है। फर्स्ट, सबसे पहले एट द सेंट्रल लेवल, केंद्र स्तर पर, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। सेकेंड, एट द स्टेट लेवल, दूसरी राज्य स्तर पर, जिसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। थर्ड, एट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेवल, जो स्थानीय स्वशासन कहलाता है उस पर। पंचायत राज सिस्टम और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है उसमें, पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगम प्रशासन। हम आगे देखते हैं। द रीज़न फॉर दिस इज दैट इन ए लार्ज कंट्री लाइक इंडिया all its states can have autonomous right to take decision on certain issues। इसका यही कारण है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को क्या हो, कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार हो। ठीक है बच्चों, दीज आर सम लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर क्लैरिटी ऑफ दीज इश्यूज, और इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियाँ दी हुई हैं। एक्टिविटीज़ क्या करनी है आपको, राइट द नेम्स ऑफ योर नियर बाय बैंक, स्कूल एंड डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशन, MP, MLA, कॉरपोरेटर ऑफ योर एरिया, फाइंड आउट अंडर विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट दे वर्क इन। आपको नाम लिखने हैं किसके, अपने पास, आपके पास जो भी बैंक है, स्कूल है, डिस्पेंसरी है, अस्पताल है, पुलिस स्टेशन है, या फिर MP, MLA का नाम हो गया, या आपके यहाँ के कॉरपोरेटर जो होते हैं आपके एरिया के, निगम पार्षद, उनका नाम आपको लिखना है। ये सब चीज़ें पूछकर आपको लिखनी है। ठीक है, घर में अपने बड़ों से क्या है आपके घर के आसपास, सब बच्चों के घर के आसपास जो होंगे अलग अलग नाम होंगे, तो आपको ये खुद से करने। एंड फाइंड आउट अंडर विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट दे वर्क इन, और आपको ये भी पता करना है कि ये कौन सी सरकार के अंतर्गत काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं ये सब, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, या फिर अदर कोई गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये सब आपको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें कॉपी में करना है तो हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट द टाइम ऑफ फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करते समय जो संविधान सभा थी, वो असेंबली थी, उस टाइम उन्होंने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया था बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर हम वर्कशीट में लिखेंगे यहाँ से। द कंट्री वाज मेड अप ऑफ several different communities who spoke different languages, belonged to different religions and had distinct cultures। तो देखिए, आपको आंसर यहाँ से लिखना है, द कंट्री वाज मेड अप ऑफ। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको लिखना है यहाँ से सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़, ये लिखना है आपको, और फिर आपको लिखना है हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, फिर लिखना है बिलोंग्ड टू डिफरेंट रिलीजियस एंड हैड, उसके बाद लिखना है आपको डिस्टिंक्ट कल्चर्स। तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आंसर नंबर 2 देखेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेडरलिज्म, संघवाद से आप क्या समझते हैं, तो इसी में वर्कशीट में आपका आंसर है। देखिए, आप यहाँ से लिखेंगे फेडरलिज्म से आप लिखेंगे इट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, फिर आप लिखेंगे टू गवर्न द कंट्री। बस इतना ही लिखना है आपको स्टूडेंट। ठीक है,
यहाँ कंट्री तक लिखना है, फिर इन आवर से थर्ड आंसर स्टार्ट है तो वो आपको नहीं लिखना, ठीक है, आपको बस इतना ही लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी लेवल्स ऑफ गवर्नेंस आर देयर इन आवर कंट्री। हमारे देश में गवर्नेंस कितने स्तर पर काम करती हैं, सरकारें कितने स्तर पर काम करती हैं, तो हम इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे इन आवर, ठीक है। इन आवर के बाद हम लिखेंगे कंट्री, इन आवर कंट्री कोमा लगा के लिखेंगे। गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स, गवर्नमेंट 3 स्तर पर कार्य करती है। अब देखिए फर्स्ट लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे फर्स्ट एट सेंट्रल लेवल, उसके सामने लिखना है आपको पहली केंद्र स्तर पर, तो कौन सी हो गई, यहाँ पर लिखेंगे आप सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है बच्चों। और दूसरा लिखेंगे आप सेकंड एट द स्टेट लेवल, ठीक है, स्टेट लेवल पर दूसरी कौन सी लिखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट। और थर्ड कौन सी हो गई, आप यहाँ लिखेंगे एट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेवल, स्थानीय स्तर पर, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे पंचायत राज सिस्टम और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन। गांवों में तो पंचायत राज सिस्टम काम करती है और शहरों में म्युनिसिपल, ठीक है, कॉरपोरेशन सिस्टम, तो एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी, ये आप लिख लेंगे। तो ये आपका आंसर 3 हो गया, ठीक है बच्चों। ये रहा आपका वर्कशीट में आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। और वाई इज द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री। हमारे देश के लिए ये गवर्नेंस क्यों इम्पोर्टेंट है, कौन सी, फेडरल सिस्टम की, ठीक है, सरकार का ये संघीय तंत्र क्यों आवश्यक है, हमें ये बताना है। तो हम लिख देंगे आंसर, यहीं पर लिखा हुआ है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री बिकॉज कंट्री लाइक इंडिया ऑल स्टेट कैन हैव ऑटोनोमस राइट टू टेक डिसीजन ऑन सर्टेन इशू। हमारे देश में ये जो गवर्नेंस है फेडरल सिस्टम की इसलिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जैसे देश में सभी स्टेट के पास, सभी राज्यों के पास कुछ मुद्दों पर डिसीजन लेने के लिए स्वायत्त अधिकार हो सके, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये आंसर नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए, आपको लिखना है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री because country like India all state can have autonomous right to take decisions on certain issues, ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।